नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉनिक डायरिया। वो डायरिया जिस तरह मैंने आपको बताया हफ्तों से लेके महीनों तक कंटिन्यू रहे, ठीक है, या फिर या तो वो परसिस्टेंट हो या इंटरमिटेंट हो, तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक डायरिया। हफ्तों से महीनों तक है, परसिस्टेंटली हो रहा है या आता जाता है, इंटरमिटेंट है, तो क्रॉनिक डायरिया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 वीक से ज़्यादा अगर डायरिया को हो जाए तो वो क्रॉनिक डायरिया है। इसको क्लासीफाई किया गया है फर्दर, मैंने आपको इसकी सारी टाइप्स बताई थी, एक बार फिर सारी बता देती हूँ। इसमें ऑस्मोटिक डायरिया है, सिक्रीटरी, इन्फ्लामेटरी, मैल एब्जॉर्प्टिव, क्रॉनिक इन्फेक्शस, मोटिलिटी डिसऑर्डर डायरिया। सबसे पहला है ऑस्मोटिक डायरिया। क्यों होता है? जब मैल इंजेक्शन हो या मैल एब्जॉर्प्शन हो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस की, हमने कोई ऐसा सब्सटेंस खाया है या वो मैल एब्जॉर्ब हुआ है जो अपना ही ऑस्मोटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमारे लूमन में, इंटेस्टाइन के लूमन में, और सारे पानी को अपनी तरफ खींच रहा है लूमन में, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इंटेस्टाइन फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना, फ्लूइड का वॉल्यूम इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाएगा और वो एक्सीड कर जाएगा कैपेसिटी ऑफ कॉलन को फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। कॉलन आगे उसको इतना ज़्यादा फ्लूइड आ गया है लूमन में कि कॉलन आगे रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने सारे को अब्जॉर्ब करे, तो पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, ठीक है। ये है ऑस्मोटिक डायरिया। इसमें क्या फ़ीचर होंगे? तो जिस तरह की पैथोलॉजी है उस हिसाब से बल्कि ग्रीजी किस्म के फाउल स्मेलिंग स्टूल होंगे, वेट लॉस होगा पेशेंट को, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डायरिया फास्टिंग से अगर पेशेंट कुछ ना खाए पिए तो उससे इम्प्रूव होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और स्टूल ऑस्मोटिक गैप इंक्रीज होगा। स्टूल ऑस्मोटिक गैप ज़्यादा है यानी जो स्टूल में कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, जैसे सोडियम और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है ना स्टूल में वो ज़्यादा है, सॉरी उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है ना वो ज़्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, उसके निस्बत उसमें ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं स्टूल ऑस्मोटिक गैप। ऑस्मोटिक में हमारे पास ऑस्मोटिक गैप ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक डायरिया में, यानी इसकी वजह ये है, मतलब हमें मोर देन 50 मिली ऑस्मोल पर केजी मिलती है। ऑस्मोटिक गैप हाई होता है क्योंकि पुअरली अब्जॉर्ब्ड सोल्यूट्स जो है ना वो वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं इनटू द स्टूल और उसकी ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सिक्रीटरी डायरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेस्टाइनल सेल्स में से सिक्रीट होके आता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसमें हमें लो या नेगेटिव ऑस्मोटिक गैप मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड की सिक्रीशन से ना स्टूल की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो गई है डिस्पाइट हाई इलेक्ट्रोलाइट। अब ऑस्मोटिक डायरिया के कॉजेज़ देखें तो एक तो लैक्टेज की डेफिशिएंसी, कंजेनिटल भी होती है, एक्वायर्ड हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस में पूरा पढ़ा था। तो आफ्टर एपिसोड ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये मेडिकल इलनेस है, उसमें या जीआई की सर्जरी में भी लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे ऑस्मोटिक डायरिया होता है। लैक्सेटिव अब्यूज़ से भी होगा। दूसरा मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम जैसे पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, सीलियक डिजीज़, विपल डिजीज़, इनमें ऑस्मोटिक डायरिया हो रहा है। अगला है टाइप सिक्रीटरी डायरिया। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्टिव इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है फ्लूइड की, ठीक है। वहाँ तो लूमन में कोई ऐसा था सब्सटेंस या इंजेस्ट किया था जो अपना एक्सर्ट कर रहा था, ऑस्मोटिक इफेक्ट फ्लूइड को खींच रहा था। यहाँ इंटेस्टाइनल सेल खुद ही एक्टिव सिक्रीशन कर रहे हैं फ्लूइड की भी और इलेक्ट्रोलाइट की, एज वेल एज अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डायरिया होगा जो लार्ज वॉल्यूम का होगा, यानी 1 से 10 लीटर पर डे, लेकिन उसमें ऑस्मोटिक गैप हमें नॉर्मल मिलेगा। फूड जो है इस डायरिया को अफेक्ट नहीं करता, यानी अगर पेशेंट फास्टिंग पर भी है तो अनलाइक द ऑस्मोटिक डायरिया यहाँ पर फास्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई रिलीव नहीं मिल रहा। क्या कॉजेज़ हैं? एक तो सिक्रीटरी डायरिया ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में होता है, कार्सिनोइड सिंड्रोम, वाइपोमा यानी वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रीटिंग ट्यूमर जिनको वाइपोमा कहते हैं, उनमें मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, बाइल साल्ट मैल एब्जॉर्प्शन जो क्रोहन डिजीज़ में या इलियल रिसेक्शन में होती है, तो उसमें भी जो डायरिया है वो सिक्रीटरी डायरिया है, विलस एडिनोमा ऑफ रेक्टम, ठीक है। तो ये सिक्रीटरी डायरिया के कॉजेज़ हैं। थर्ड टाइप है इन्फ्लामेटरी डायरिया। इन्फ्लामेटरी डायरिया डेवलप करता है जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स का, तो उसमें होगा क्या, डैमेज की वजह से इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर होगी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन होगी फ्लूइड की, तो उसके नतीजे में डायरिया होगा जिसमें ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी डायरिया में
इन्फ्लामेशन की वजह से अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही, सिक्रीशन भी हो रही है और उसमें ब्लड हो सकता है डायरिया में। तो पेशेंट को फीवर होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, ठीक है, ब्लड या ल्यूकोसाइट्स उसके स्टूल में मिलेंगे। इन्फ्लामेटरी डायरिया के डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है क्रोहन डिजीज़, यूसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैलिग्नेंसी में जैसे कि लिम्फोमा, कोलोनिक कार्सिनोमा विथ ऑब्स्ट्रक्शन एंड सूडो डायरिया। देन आता है एबनॉर्मल मोटिलिटी डायरिया, ये भी क्रोनिक डायरिया का एक कॉज है। ये ट्रू डायरिया नहीं होता क्योंकि इस कंडीशन में वॉल्यूम और वेट ऑफ स्टूल इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन जो डिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ट्रांजिट टाइम रैपिड हो गया है, ठीक है, स्टूल का ट्रांजिट टाइम ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से पेशेंट बार बार जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर स्टेसिस हो रही है इंटेस्टाइनल कंटेंट की विथ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, उसकी वजह से ये जो है इंटेस्टाइनल कंटेंट की स्टेसिस हो रही है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन बढ़ गई है, उसके नतीजे में मेल एब्जॉर्प्शन होगी और डायरिया होगा, ठीक है, लेकिन वेट ऑफ स्टूल ज़्यादा नहीं हुआ, ना ही उसका वॉल्यूम बढ़ा है एबनॉर्मल मोटिलिटी डायरिया में, तो इसीलिए ये ट्रू डायरिया नहीं होता। इसके डिफरेंट कॉजेज़ है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी और थायरोटॉक्सिकोसिस में, ठीक है। लास्ट रह गया डायरिया ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन कैसे, जैसे जार्डिया लैम्बलिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एब्डोमिनल टीबी, इनमें क्रोनिक डायरिया होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया। तो ये टेबल बनाए जिसमें कॉमन कॉजेज़ हैं क्रोनिक डायरिया के, इन्फेक्शन में अमीबा जार्डियासिस, ट्यूबरकुलस एंटेराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, एंडोक्राइन में थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, मिस्केलेनियस में जब मेल एब्जॉर्प्शन हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लैक्सेटिव अब्यूज़, तो ये क्रोनिक डायरिया करवाएंगे। दैट्स इट। तो ये क्रोनिक डायरिया की क्लासिफिकेशन हो गई। अब आपने कैसे पेशेंट को इवेल्युएट करना है, तो एक बहुत बड़ी लॉन्ग लिस्ट है इन्वेस्टिगेशन की डायग्नोसिस ऑफ इटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक डायरिया के लिए, ठीक है, क्या वजह है इटियोलॉजी को डायग्नोस करने के लिए। तो इसीलिए पेशेंट को जो हमने इवेल्युएट करना है कि वेदर उसको स्मॉल बाउल यानी राइट साइड का डायरिया है या लार्ज बाउल यानी लेफ़्ट साइड का डायरिया है, तो उसके लिए पहले हम इवेल्युएट करेंगे। याद रखिएगा कि राइट साइड का, जिसको हम स्मॉल बाउल डायरिया कह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्टूल वॉल्यूम होगा, स्टूल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेफ़्ट साइड के या लार्ज बाउल जो कॉलन होता है उसके डायरिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल होगा। स्मॉल बाउल में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ऑफ स्टूल ज़्यादा है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्टूल स्मॉल है। स्मॉल बाउल में अर्जेंसी नहीं है, लार्ज में अर्जेंसी है। स्मॉल में टेनेस्मस भी नहीं है, लार्ज में टेनेस्मस है। म्यूकस भी नहीं स्मॉल में, लार्ज में लेकिन म्यूकस होगा स्टूल में। ब्लड भी स्मॉल बाउल में नहीं, लार्ज बाउल में ब्लड हो सकता है स्टूल में। सेंट्रल एब्डोमिनल पेन होता है राइट साइड वाले या स्मॉल बाउल डायरिया में। लेफ़्ट साइडेड जो डायरिया होता है लार्ज बाउल का, उसमें लेफ़्ट इलियक फोसा में पेन होगा जो डेफिकेशन से रिलीव हो जाएगा, ठीक है, वहाँ सेंट्रल एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये डिफरेंस है, इससे आपको पता चलेगा कि डायरिया किस ओरिजिन का है। अब जो है आप इन्वेस्टिगेशन जो करवाओगे उसमें सबसे पहले तो स्टूल एनालिसिस करवाते हो आप डायरिया में, क्रोनिक डायरिया में 24 आवर स्टूल कलेक्शन हम करते हैं फॉर वेट एंड क्वांटिटेटिव फ़ैट चेक करने के लिए स्टूल में। तो स्टूल का वेट अगर आपको 300 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, 300 ग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसको डायरिया है वेट से। दूसरा, फीकल फ़ैट आपको 10 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब उसको मेल एब्जॉर्प्शन है, तो स्टूल में फ़ैट मौजूद है अगर 10 ग्राम से ज़्यादा है। स्टूल के ऑस्मोलैलिटी जो हम गैप देख रहे थे, ऑस्मोटिक गैप, उससे हम ऑस्मोटिक डायरिया को कंफर्म करेंगे। फीकल ल्यूकोसाइड्स, अब प्रेजेंस ऑफ फीकल ल्यूकोसाइड इम्प्लाई करता है कोई ना कोई इस डायरिया में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है अगर आपको ल्यूकोसाइड्स मिले। इसी तरह आप ओवा और पैरासाइट्स भी देखते हो, एंटामीबा और जियार्डिया होंगे अगर पैरासाइट्स और ओवा होंगे। तो ये स्टूल एनालिसिस के बाद आपने प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करवानी होती है अगर पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। इसी तरह अपर जीआई एंडोस्कोपी हम करवाएंगे विथ स्मॉल बाउल बायोप्सी। अगर मेल एब्जॉर्प्शन आपको सस्पेक्ट हो रही है तो आप
अपर जीआई एंडोस्कोपी करके स्मॉल बावल की थोड़ी बायोप्सी ले लोगे। बैरियम मेल या फॉलो थ्रू, बैरियम स्टडीज़ जो होती है ना वो क्रोन डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होती हैं, या कार्सिनोइड ट्यूमर को, लिम्फोमा को। ठीक है, तो हम बैरियम मील भी करवा सकते हैं या फॉलो थ्रू स्टडी। उसके बाद ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं। डेफिशिएंसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमें हेल्प करेगी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अदर फैक्टर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर हम ब्लड सीपी करवाएंगे तो उसमें हमें अनीमिया मिलेगी, फिर उसमें ये भी पता चल जाएगा कि B12 की वजह से है या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो उस हिसाब से वो हिस्सा इंटेस्टाइन का अफेक्ट हो रहा है डायरिया में। ठीक है, जो डेफिशिएंसी होगी जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जैसे B12 जो है जेजुनम में होता है, तो वो हमें आइडिया होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, हाइपोनेट्रीमिया हमें सिक्रीटरी डायरिया में मिलता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्ब्यूमिन, पीटी, ये सब मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से डिरेंज्ड होंगे, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स की मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से ये डिरेंज्ड मिलेंगे। अब लास्ट में जो मैनेजमेंट है क्रोनिक डायरिया की, उसमें हमने कॉज को ही ट्रीट करना होता है। एंटी डायरियल जैसे जो लोपेरामाइड है, इमोडियम के नाम से आती है 2 मिलीग्राम, ये आपने 4 मिलीग्राम पहले देनी है, फिर रोज़ाना हर स्टूल के बाद पेशेंट 2 मिलीग्राम लेगा, मैक्सिमम 16 मिलीग्राम तक ले सकता है। ऑक्ट्रेओटाइड जो है इंजेक्शन सेंडोस्टेटिन के नाम से आती है, सेंडोस्टेटिन, ये सिक्रीटरी डायरिया में दी जाती है, जो कार्सिनोइड ट्यूमर की वजह से हो या वाइपोमा की वजह से, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड सिक्रीटिंग ट्यूमर, उनकी वजह से जो सिक्रीटरी डायरिया होता है उसमें हम देंगे ऑक्ट्रेओटाइड। कोलेस्टायरामिन बाइल साल्ट इंड्यूस डायरिया में देंगे, इलियड डिजीज़ में, क्योंकि होता है बाइल साल्ट इंड्यूस डायरिया। ठीक है, तो ये सारी क्रोनिक डायरिया की मैनेजमेंट भी हो गई। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है पोलिप्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट